उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान पहले सरकारी केंद्रीय वस्त्र संस्थान के रूप में जाना जाता था, कानपुर में स्थित है। यह उत्तर भारत में एक प्रमुख वस्त्र संस्थान है। हालांकि 1937 में सरकारी वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान दो प्रमुख वस्त्र संस्थान के विलय से अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया। एक कानपुर में, दूसरा रुड़की यानी वस्त्र प्रौद्योगिकी विभाग रुड़की का थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज, और इस संस्थान में 2 डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किए गए। इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना इंदिरा आवास योजना IAY, इंदिरा आवास योजना IAY जून 1985 में राजीव गांधी जी के अधिवेशन के दौरान इंदिरा आवास योजना शुरू की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार मंत्रालय है। इसे भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च किया गया। प्रारंभ में इसे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के एक उपसमूह के रूप में लॉन्च किया गया। 1989 में यह जवाहर रोजगार योजना का एक उप समूह बन गया। सन 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम बदला गया। इस योजना के तहत निर्मित घरों को महिला के नाम पर पति पत्नी के बीच संयुक्त रूप से आवंटित किया जाता है। आवास सॉफ्ट इस योजना के बेहतर प्रशासन में सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर है। आवास सॉफ्ट को जुलाई सन 2010 में लॉन्च किया गया था। श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के जिम्मेदार वर्तमान मंत्री हैं। श्री भूपेंद्र यादव श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार वर्तमान मंत्री जो सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? LPG से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 1 मई सन 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया। यह BPL से संबंधित महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करता था। यह धुआं रहित खाना बनाने और महिलाओं के जीवन को स्वस्थ बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। कौशल भारत कार्यक्रम इसे 15 जुलाई सन 2015 को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने लॉन्च किया। ग्रामीण कौशल भारत भी इस योजना का एक हिस्सा है। इसने व्यक्ति को कौशल और व्यवसाय प्रदान करना शुरू कर दिया ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और देश की आर्थिक वृद्धि में वृद्धि हो सके। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY वर्ष सन 2014 में 28 अगस्त को लॉन्च किया गया। 28 अगस्त सन 2014 में लॉन्च किया गया। देश के लोगों को वित्तीय समावेशन प्रदान करने किस लिए? वित्तीय समावेशन के लिए आकस्मिक और जीवन बीमा भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना सौभाग्य को सितंबर सन 2017 में लॉन्च किया गया था। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को एक अनियंत्रित स्थान पर मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना था। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। प्रमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा यह हिमालय से प्रभावित होने के कारण जमा होता है। यूपी के विभिन्न हिस्सों में मिट्टी। उत्तरी क्षेत्र शिवालिक की तलहटी में उत्तरी यूपी में मिट्टी रेतीली से लेकर दोमट तक भिन्न होती है। निम्न उपलब्ध जल क्षमता प्रकार के साथ थोड़ी अम्लीय होती है। गेहूं, मक्का, चावल और दलहन जैसी फसलों की खेती आमतौर पर की जाती है। केंद्रीय क्षेत्र मध्य क्षेत्र की मिट्टी मोटे दोमट और महीन सिल्टी है। यह थोड़ा क्षारीय होती है। मिट्टी की गहराई के साथ कार्बनिक पदार्थों की उच्च सामग्री को प्रदर्शित करती है। जल धारण क्षमता अच्छी और यह अच्छी तरह से सूखा हुआ है। गेहूं, चावल, गन्ना, चना, मक्का, शरबत, जौ और मटर गंगा के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी से
खेती की जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। दक्षिणी भाग विंध्याचल क्षेत्र में मिट्टी विंध्य की चट्टानों से विकसित की जाती है, जिसमें गनीस, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और क्वार्ट्ज, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि शामिल है। इसके पास मिश्रित लाल और काले रंग हैं। प्रकृति में थोड़ा क्षारीय और अत्यधिक सूखा हुआ है और निम्न उपलब्ध जल क्षमता है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना और अरहर की फसलों की खेती की जाती है। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की वैधता होती है 5 वर्ष। जॉब कार्ड एक अनूठा दस्तावेज है जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों के अधिकारों को रिकॉर्ड करता है। जॉब कार्ड कानूनी रूप से पंजीकृत परिवारों को काम के लिए आवेदन करने और धोखाधड़ी के खिलाफ श्रमिकों की सुरक्षा करने का अधिकार देता है। मनरेगा में अकुशल रोजगार पाने के इच्छुक वयस्क सदस्य जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की वैधता 5 वर्ष। आवश्यकता के आधार पर नवीनीकरण पुनः सत्यापन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के बाद इसका नवीनीकरण पुनः सत्यापन किया जाता है। 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी न करने की सभी शिकायतों का निपटारा किया जाता है। कोई भी जॉब कार्ड रद्द नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि जहां कोई डुप्लीकेट पाया जाता है या यदि पूरा घर अस्थायी रूप से ग्राम पंचायत के बाहर एक स्थान पर चला गया है, गांव में नहीं रहता है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? 15वीं जनगणना सन 2011 के अनुसार 2 चरणों में सूचीबद्ध किया गया। भारतीय जनगणना भारत के लोगों की विभिन्न विशेषताओं पर विभिन्न सांख्यिकीय जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। निर्णायक जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय के साथ है। भारत सरकार ने मई 1949 में जनसंख्या के आकार, उसकी वृद्धि आदि पर आंकड़ों को एक व्यवस्थित संग्रह के विकास के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया। हाउस लिस्टिंग चरण 1 अप्रैल सन 2010 से शुरू हुआ और इसमें सभी इमारतों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। दूसरा जनसंख्या गणना चरण 9 से 28 फरवरी सन 2011 के बीच आयोजित किया गया था। 1.21 मिलियन भारतीयों में से 833 मिलियन 68.84 ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 377 मिलियन शहरी क्षेत्र में रहते हैं। 68.84 ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, बाकी 31.16 ये शहरी क्षेत्र में रहते हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या 15,51,00,000 11,022 ये जनसंख्या गांव में रहती है। 6,15,00,000 लगभग महाराष्ट्र की रहती है। इसी तरह मध्य प्रदेश की 5,25,00,000 रहती है। इसी तरह पंजाब की 1,73,000 तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या किसकी है? यूपी की है। पंचायती राज निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार प्रस्तुत किया गया था? राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई, जिसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस प्रणाली को अपनाया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने महसूस किया कि पंचायतें स्थानीय समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने से विकास कार्यों में गाँवों में लोगों को शामिल करने, विभिन्न स्तरों के बीच संचार में सुधार करने, जिस पर राजनीतिक संचालित होती है, नेतृत्व कौशल विकसित कर सकती है और बहुत अधिक संरचनात्मक परिवर्तन किए बिना राज्यों में बुनियादी विकास में मदद करने में बहुत प्रभावी हो सकती है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश 1959 में पंचायती राज को अपनाने वाले पहले थे। अन्य राज्यों ने बाद में उसका पालन किया। हालांकि राज्यों के बीच विभिन्नताएं, कुछ विशेषताएं और जो सामान्य है। उदाहरण के लिए अधिकांश राज्यों में ग्राम स्तर पर पंचायतों, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां और जिला स्तर पर जिला परिषद सहित 3 स्तरीय संरचना को संस्थागत रूप दिया गया है। नागरिक समाज संगठनों, बुद्धिजीवियों और प्रगतिशील राजनेताओं के नेतृत्व प्रयास के कारण संसद ने संविधान के 2 संशोधन पारित किए। ग्रामीण स्थानीय निकायों पंचायतों के लिए 73वें संविधान संशोधन, शहरी स्थानीय निकायों के लिए 74वें संविधान संशोधन स्वशासन की संस्थाएं बना दिया। 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों ने संशोधित संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अपने स्वयं के कार्यों को पारित कर दिया। कैबिनेट ने कितने चरणों में सरकारी कार्यक्रमों के तहत
फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना बनाई। 3 चरणों में सरकारी कार्यालयों तक फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना को मंजूरी दी। पहले चरण में समेकित बाल विकास सेवाएं और प्रधानमंत्री पोषण कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत लगभग 2700 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। केंद्र सरकार द्वारा इसका वहन किया जाता है। एफसीआई और राज्य एजेंसियों ने आपूर्ति और वितरण के लिए पहले ही 8865 LMT फोर्टिफाइड चावल की खरीद की। दूसरे चरण में सन 2023 तक सभी आकांक्षी और उच्च बोझ वाले स्टंटिंग जिलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया है। अंतिम चरण में शेष सभी जिलों को मार्च सन 2024 तक कवर किया जाएगा। समेकित बाल विकास सेवा ICDS योजना भारत सरकार के प्रमुख कार्यालयों में से एक है। बचपन की देखभाल विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अनूठे कार्यक्रमों में से एक प्रतिनिधित्व करती है। 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर कौन सा ICDS समेकित बाल विकास सेवा 2 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था। एक तरफ स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, दूसरी तरफ कुपोषण, रुग्णता, कम सीखने की क्षमता, मृत्यु दर में दुष्चक्र को तोड़ने की चुनौती की प्रतिक्रिया के रूप में अपने बच्चों और नर्सिंग माताओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता का सबसे प्रमुख प्रतीक है। योजनाओं के लाभार्थी 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। योजना के उद्देश्य 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना और उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के समान स्वास्थ्य और पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए माँ की क्षमता को बढ़ाना। भारतीय वन सर्वेक्षण सन 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में कुल बोए हुए क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 68.45। उत्तर प्रदेश में राज्य के कुल क्षेत्रफल के संबंध में शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र 68.45 है। उत्तर भारत में पहला राज्य गेहूं, चावल, दालें, तिलहन और आलू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वित्तीय वर्ष सन 2019 में राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 24.3 मिलियन हेक्टेयर में से लगभग 16.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि का उपयोग बुआई के लिए किया गया था। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 141 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जबकि 195 मिलियन हेक्टेयर सकल फसली क्षेत्र है। सकल फसली क्षेत्र GCA एक वर्ष में एक बार और एक से अधिक बार बोया गया संचयी क्षेत्र सकल फसली क्षेत्र है। GCA में गिना जाने वाला क्षेत्र दोगुना है जब फसल की खेती जमीन के एक क्षेत्र में 2 बार की जाती है। सकल फसल क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र से विभाजित किया जाता है। इसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र का वह भाग शामिल है जो एक वर्ष में 2 या 3 फसलों के लिए उपयोग किया। शुद्ध बोया गया क्षेत्र भूमि की भौतिक सीमा जिस पर फसल बोई और काटी जाती है शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाती है। शुद्ध बुआई क्षेत्र में वृद्धि कृषि योजनाओं के लिए कृषि योग्य बंजर भूमि के उपयोग के कारण एक हालिया घटना है, जिससे पहले यह धीमी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे संकेत है कि अधिकांश गिरावट गैर कृषि उपयोग के तहत क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई थी। शुद्ध बोया गया क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का अनुपात है जिसका उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है। किस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या है? उत्तर प्रदेश में। सन 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सन 2011-12 के दौरान उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 598.9 जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। इसके बाद बिहार 358.15 लोग प्रति लाख और मध्य प्रदेश में 2.4 लोग। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल। देश के प्रति व्यक्ति आय सन 2004 और 5, 11 और 16 के दौरान 6.7% की बढ़ी है, जबकि गरीबियों में प्रतिशत में 2.2% की गिरावट आई। सूत्रों का शुद्ध आय NIA
द्वारा मापा गया प्रति व्यक्ति आय सन 2005 और सन 2016 में 6.7% वर्ष अवधि के दौरान गरीबी 2.1% कम आई है। सन 2011-12 के योजना आयोग ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का अनुमान 21.9% रखा है। 11-12 गरीबी रेखा मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये अनुमानित है। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचांक सन 2021 बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरे हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। मातृ स्वास्थ्य से वंचित आबादी के प्रतिशत, स्कूल शिक्षा से वंचित आबादी का प्रतिशत, स्कूल में उपस्थित खाना पकाने के ईंधन और बिजली से वंचित आबादी के प्रतिशत के मामले में भी बिहार सबसे खराब स्थान पर है। सूचांक के अनुसार बिहार की 51.99% जनसंख्या गरीब है। इसके बाद झारखंड 42.16%, उत्तर प्रदेश 37.5%। सूचांक में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है और जबकि मेघालय 5वें स्थान पर है। केरल 0.17%, गोवा 3.7%, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब ने पूरे भारत में सबसे कम गरीबी दर्ज की गई है और सूचांक में सबसे नीचे है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और चंडीगढ़ के बीच भारत में सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में उभरे हैं। पुडुचेरी की आबादी 1% गरीबी है, लक्षद्वीप में 1.9%, निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली बेहतर प्रदर्शन में है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? परिवहन सुविधाएं सही नहीं है। ग्राम पंचायत, वार्ड पंच और सरपंच ग्राम पंचायतों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। ग्राम पंचायत एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। ग्राम सभा पंचायत को अवैध गतिविधियों से रोकती है। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य जल स्रोतों, सड़कों, जल निकासी और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय करों को वसूलना और एकत्र करना, गांव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं को निष्पादित करना, पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना और नियमित रूप से बिजली शुल्क देना, स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव, संक्रामक रोगों की रोकथाम, पुरुषों और महिलाओं के उपयोग और उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सामुदायिक शौचालय का निर्माण, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करना, जन्म और मृत्यु की त्वरित पंजीकरण और रिपोर्ट तैयार करना। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग विकास योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग विकास योजना ग्रामीण शिक्षित युवाओं के शहरी क्षेत्रों में पलायन को हतोत्साहित करने और बेरोजगारी की समस्या को तेजी से बढ़ते हुए उद्देश्य से बैंकों द्वारा ग्रामीण व्यक्तिगत उद्यमियों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कैप्सन योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत एट द रेट 4% की ब्याज दर से अधिक जो 10% के अधीन है, समान उम्मीदवारों के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा और आरक्षित श्रेणियों में SC, ST, OBC और महिला पूर्व सैनिक BH ब्याज दर को पूरी तरह से छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्याज सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा। वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र गांवों या ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। नियमों के अनुसार बैंक ऋण प्रदान करेगा। जिलों में जिला मजिस्ट्रेट के सीधे नियंत्रण में योजना खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा लागू की जाएगी। खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा लागू की जाएगी और सीधे मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहेगा। मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार का। किस सिंचाई अभ्यास में अधिकतम जल संरक्षण होता है? बूंद सिंचाई। जल पहिया या बहते हुए जल की ऊर्जा को कुछ उपयोग के रूप में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नलकूप के माध्यम से सिंचाई मुख्य रूप से भूमिगत एक्वीफर पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक जल की कमी होती है। बूंद सिंचाई यह एक प्रकार की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है जिसका उपयोग जल और पोषक तत्वों को बचाने के लिए किया जाता है ताकि पौधों की जड़ों तक जल धीरे धीरे जा सके। फव्वारा यह बारिश के समान नियंत्रित तरीके से जल लगाने से फसलों की सिंचाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर माना जाता है।
पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी का विचार जनपद पंचायत और जिला परिषद नामक दो अलग अलग स्तरों तक फैला होता है। जिला परिषद जिला स्तर पर विकासात्मक योजनाएं बनाता है। जिला परिषद सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को नियंत्रित करता है। पंचायती राज व्यवस्था में चुनावों के माध्यम से बनाता है। राज्य सरकार के पास जिला परिषद को भंग करने की शक्ति है। राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न विकास गतिविधियों और कल्याणकारी योजनाओं को जिला परिषद के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल की खेती की जाती है? चावल की। चावल भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। यह देश के कुल खाद्यान्न का उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, जिसकी लगभग आधी कृषि योग्य भूमि चावल की खेती के तहत है। चावल की खेती के तहत लगभग 5.86 मिलियन हेक्टेयर भूमि के साथ उत्तर प्रदेश चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में मुख्य चावल उत्पादन उगाने का मौसम खरीफ है। कटाई के समय के अनुसार इसे शीतकालीन चावल के रूप में जाना जाता है। सर्दियों में चावल की बुआई का समय जून जुलाई, खरीफ चावल की बुआई के जून जुलाई और इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में की जाती है। याद रखिएगा, जून जुलाई में बुआई होती है, कटाई नवंबर दिसंबर में होती है। भारत सरकार किस योजना के तहत मई सन 2022 में गेहूं के स्थान पर अतिरिक्त 55 लाख टन चावल आवंटित किया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना। केंद्र ने मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं के स्थान पर अतिरिक्त 55 लाख टन चावल आवंटित किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फोर्टिफाइड चावल की डिलीवरी को बढ़ाने के लिए प्रयासों के बीच राज्यों की मांग पर किया गया था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे गेहूं की खपत करने वाले राज्यों को PMGKY के तहत गेहूं मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान 26 मार्च सन 2020 को भारत सरकार द्वारा घोषित एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। भारत सरकार द्वारा घोषित एक खाद्य सुरक्षा योजना है। कौन सा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 26 मार्च सन 2020 को लॉन्च किया गया था के दौरान। यह कार्यक्रम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित है। PMGKY राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं क्षेत्रीय आहार वरीयता के अनुसार और 1 किलो दाल प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है? वाराणसी। रामायण सर्किट योजना यह विकास के लिए पहचाने जाने वाला विषयगत पर्यटक सर्किटों में से एक है। यह स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया गया है। यह योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। सर्किट बनाने के लिए 15 जगहों को जोड़ा जाएगा। यह योजना राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त प्रयास है। इस योजना ने स्थानीय कला और कलाकारों पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट रामायण सर्किट के अंतर्गत आते हैं। वाराणसी सर्किट का हिस्सा नहीं है। कई विषयगत पर्यटक सर्किट जो सरकार द्वारा डिजाइन किए गए हैं, इसमें से कुछ कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालयन सर्किट, तीर्थकर सर्किट और कई अन्य हैं। काट और दाह कृषि। स्थानांतरित कृषि। काट और दाह कृषि का एक स्थानांतरित कृषि है। प्रत्येक क्षेत्र अलग अलग कृषि पद्धतियों का पालन करते हैं। फसल के प्रकार और कृषि के पैमाने के आधार पर विभिन्न कृषि पद्धतियों। प्राचीन कृषि। इस प्रकार कृषि अभी भी भारत में कुछ हिस्सों में की जाती है। प्राचीन कृषि कुदाल, दाव और खुदाई की छड़ें और परिवार सामुदायिक श्रम जैसे प्राचीन उपकरणों की सहायता से भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इस प्रकार कृषि मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और उगाई जाने वाली फसलों के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती है। झूम या स्थानांतरण कृषि के बारे में। यह एक प्रकार की प्राचीन कृषि जिसमें किसान अस्थायी रूप से भूमि के एक भूखंड पर खेती करता है। जब यह पता चलता है कि मृदा के क्षय के कारण भूमि अनुर्वरक हो गई है तो वो दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं। यह बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर पूर्वी
क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल है। कृषि के इस तरीकों को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। एक स्थानांतरित कृषि अभ्यास है। आग परती कृषि के नाम से भी जाना जाता है। वन भूमि को साफ किया जाता है और राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। खेती किए गए स्थान क्षेत्र आमतौर पर छोटे होते हैं। फसल व्यवसाय की छोटे अवधि के साथ वैकल्पिक रूप से लंबी परती अवधि होती है। फसल चक्र के स्थान पर खेत चक्र का अभ्यास किया जाता है। झूम उत्तर पूर्वी भारत में, बेबर या दहिया मध्य प्रदेश में, दक्षिण राज्य में जारा एरका, वालरे या वाल्ट्रे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पोंडू या पेंडा आंध्र प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट, पामा डाली, कोमन या ब्रिंगा ओडिशा, खिल हिमालयी पेटी, कुरुआ झारखंड, झूमिंग उत्तर पूर्वी। विश्व में स्थानांतरित कृषि मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से, और अफ्रीका में चिटेमेन या टैवी के नाम से, श्रीलंका में चेना के नाम से, वेनेजुएला में कोनुको के, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लॉर्डांग और वियतनाम में रे। वाणिज्य कृषि इस प्रकार बेबर, पोंडू और ब्रिंगा आदि कृषि के प्रकार हैं। वाणिज्य कृषि व्यावसायिक कृषि में फसलें उगाई जाती हैं और पशुओं के बाजार में बिक्री के लिए पाला जाता है। खेती किया गया क्षेत्र उपयोग की जाने वाली पूंजी की मात्रा बड़ी होती है। अधिकतर कार्य मशीनों से होती है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज की खेती की जाती है। मिश्रित खेती और वृक्षारोपण कृषि शामिल है। निर्वाह कृषि कृषि का एक रूप है जिसमें लगभग सभी फसलों या पशुधन का उपयोग किसान और किसान के परिवार को बनाए रखने के लिए किया जाता है। बिक्री या व्यापार के लिए बहुत कम आदि कोई हो अधिशेष छोड़ा जाता है। इसकी विशेषता कोई अधिशेष नहीं, तनावग्रस्त बिक्री, उर्वरकों का कम या कोई उपयोग नहीं आदि। रोपण कृषि रोपण एक प्रकार की व्यावसायिक कृषि है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबड़, केला या कपास की एक ही फसल उगाई जाती है। बड़ी मात्रा में श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है। उपज को खेत पर या आसपास के कारखानों में संसाधित किया जाता है। इस प्रकार की ऐसी कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है। मैदानी क्षेत्रों में सरल साधनों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के छोटे भूखंडों को खेती करने वाले किसानों को निम्न में से किस प्रकार की खेती में वर्गीकृत किया गया है? गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि का अर्थ है किसानों द्वारा भूमि के छोटे भूखंडों पर खेती करना, सरल औजारों और अधिक श्रम का उपयोग करना, केवल खुद को और अपने परिवार को कम या बिना अधिशेष व्यापार के साथ खिलाना। सूचना अन्य प्रकार की खेती यहाँ बताई गई है। आदिम निर्वाह खेती, यह खेती सबसे पुराना है जो आदिम औजारों की मदद से भूमि के छोटे भूखंडों पर किया जाता है। व्यावसायिक खेती, यह खेती को लाभ के लिए संदर्भित करता है जहाँ फसलों को बाजार में बिक्री के लिए उगाया जाता है और मुख्य रूप से बड़े खेतों में उगाया जाता है। स्थानांतरण की खेती, यह उस खेती को संदर्भित करता है जिसमें किसान भूमि के एक भूखंड को अस्थायी रूप से खेती करता है। जब भूमि की थकावट के कारण बढ़ने के लिए उस भूमि को बाँझ पाते हैं तो उसे दूसरे भूखंड पर चले जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय में निम्नलिखित विभागों में से कौन सा शामिल है? ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। ग्रामीण विकास मंत्रालय दो विभाग हैं, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग। अक्टूबर 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया। कुछ बदलाव और रूपांतरों के बाद 1999 में ग्रामीण क्षेत्रों और रोजगार मंत्रालय का नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। यह मंत्रालय गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से कार्यक्रमों में व्यापक स्पेक्ट्रम के कार्यान्वयन के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन को प्रभावित कर रहा है। मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करने और क्षेत्रीय रूप से गरीबी रेखा से नीचे की ग्रामीण आबादी के लिए जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करने के लिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है? तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। हिमालय की तलहटी के कारण तराई क्षेत्र को ये फायदे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई जिले आमतौर पर विशाल गंगा के मैदान का एक संकीर्ण मार्ग है। तराई शब्द एक नम भूमि या कम दलदली क्षेत्रों को दर्शाता है। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूरब में देवरिया तक की जमीन की पतली पट्टी को भाबर या तराई के नाम से जाना जाता है। तराई क्षेत्र मुख्य रूप से रेत, मिट्टी, गाद और बजरी से बना होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत के लिए धन का स्रोत नहीं है? सरकार, टैक्स, राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण। पंचायतों के लिए धन के स्रोत निम्नलिखित हैं: केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकायों से प्राप्त अनुदान, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त निधि, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधि, भारत सरकार को टैक्स असाइनमेंट और टैक्स शेयरिंग, स्वयं का कर और गैर कर राजस्व। पंचायती राज प्रणाली जो जमीनी स्तर पर व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की राज्य सूची में शामिल है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। राजस्थान अपने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायत की सिफारिश की, जिसमें शामिल है जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। 1958 में जनता पार्टी सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में नियुक्त अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें आधार पर मंडल पंचायतों और शीर्ष पर जिला परिषद से मिलकर 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा 3 स्तरीय प्रणाली के प्रस्थापन की बात कही, मतलब 3 की जगह 2 करने की बात कही। 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ भारत में पंचायती राज व्यवस्था अर्थात पंचायतों से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज संसाधनों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित नहीं करता है। पंचायती राज प्रणाली मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर भारत के सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। दिल्ली में नहीं लागू है और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में नहीं लागू है। दिल्ली में केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं लागू है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 केंद्रीय वित्त आयोग हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित से संबंधित है। अनुच्छेद 243(1) राज्य वित्त आयोग 243(I) हर साल 5 साल में संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा गठित है। 243(I) राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग 280। प्रथम वित्त आयोग 1991 केसी नियोगी। 14वां वित्त आयोग YP रेड्डी सन 2015 से 19। 15वां वित्त आयोग सन 2020 से 24 NK सिंह। पहले कौन थे? केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग 1951 और 1915 से 19। 14वां YV रेड्डी और 15वां NK सिंह। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत किस मंत्रालय ने दान ए पेंशन अभियान शुरू की है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। सरकार ने दान ए पेंशन कार्यक्रम शुरू किया है। यह प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत एक पहल है। उमंग ऐप पर ई श्रम को भी लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी उम्र के आधार पर हर साल न्यूनतम 660 से 2400 रुपये जमा कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है? उपरोक्त सभी। आर्थिक असमानता को दूर करना, भूमि स्वामित्व का अनुदान, काश्तकार की सुरक्षा। भूमि सुधार में जिनमें भूमि के स्वामित्व संबंध आंदोलनों, विनियमों, रीति रिवाजों में परिवर्तन शामिल है। महान अर्थशास्त्री प्रोफेसर गुन्नार मंडल के अनुसार भूमि सुधार मनुष्य और भूमि के बीच संबंधों का योजनागत और संस्थागत पुनर्गठन है। स्वतंत्रता के समय देश का अधिकांश कृषि क्षेत्र में काश्तकार और भूमि के मालिक के बीच मध्यस्थों की भूमिका विद्यमान थी। इस भूमि धारण की कोई गारंटी नहीं थी और लगान में निश्चितता नहीं थी, इसलिए स्वतंत्रता के बाद काश्तकार को जमीन का वास्तविक अधिकार दिया गया। इसके लिए भूमि सुधार की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसे एक प्रगतिशील प्रक्रिया माना गया। भूमि सुधार के उद्देश्य निम्नलिखित थे: कृषि क्षेत्र में मौजूदा संस्थागत विसंगतियों को दूर करना और भूमि स्वामित्व, भूमि अधिकार, काश्तकार
की सुरक्षा पर ध्यान देना आदि जैसे कदमों से इस क्षेत्र को तर्कसंगत और आधुनिक बनाता है। आर्थिक असमानता को समाप्त करना और सामाजिक समानता हासिल करना, एक लोक कल्याणकारी राज्य प्राप्त करना और स्थापित करना, गरीबी उन्मूलन और लोगों के बीच आम धारणाएं प्रदान करना, भूमि के पुराने संबंधों को समाप्त कर एक नई व्यवस्था की स्थापना करें जिसमें भूमि के काश्तकार ही उसके वास्तविक स्वामी हो, सामाजिक अन्याय को समाप्त करना, काश्तकारों की स्थिति को मजबूत करना और ग्रामीण जनसंख्या के सभी वर्गों को समान अधिकार प्रदान करना। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 बी के तहत गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था कौन सी है? पंचायत। पंचायतों का गठन 243 बी। इस भाग के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। खंड 1 में किसी बात को होते हुए भी 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और कुल 15 भाग हैं। मूल संविधान के 22 भाग थे। अनुच्छेद 243 ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 बी पंचायतों गठन, अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना गठन 243 बी है, ग्राम सभा 243 ए है। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। 1882 के लॉर्ड रिपन के संकल्प को स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की अवधारणा पूरा PURA का प्रस्ताव रखा? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रदान करने की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी सुविधाओं का प्रावधान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक साझा विकास मंच बनाने के लिए एक नीति उपाय था। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इसके द्वारा प्रारंभ की गई विजन सन 2020 परियोजना में पूरा की अवधारणा का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों की तरह आकर्षक बनाना है। यह अवधारणा जनवरी सन 2004 को चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के 90वें सम्मेलन में डॉक्टर कलाम द्वारा प्रस्तुत की गई। कब? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के 90वें सम्मेलन सन 2004 चंडीगढ़ में। इसकी क्षमता आर्थिक अवसंरचना के निर्माण से परे है। इसमें सामाजिक अवसंरचना भी शामिल है, जिसमें आवास एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। गंगा नदी राज्य की सिंचाई प्रणाली की रीढ़ है। गंगा नहर को अंग्रेजों ने 19वीं सदी में विकसित किया था। प्रमुख सिंचाई परियोजना लखवार, प्यासी, पूर्वी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, मौधा बांध, सरदा सहायक, सरयूक नाल और उर्मिल बांध है। इनके अलावा सिंचित भूमि का एक बड़ा हिस्सा नलकूपों द्वारा सिंचित है। यूपी प्रदेश भारत में क्षेत्रफल के अनुसार चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। योगी आदित्यनाथ सन 2017 से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। सरकार ने निम्नलिखित स्थानों में से किस पर उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? बलरामपुर। सरकार ने बलरामपुर में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव दिया। निर्माण के लिए बजट सन 2021-22 में 8 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। यह संग्रहालय राज्य में निवास करने वाले जनजातियों की संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। यह उनकी संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण में मदद करेगा। मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा आदिवासी संग्रहालय है, उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय बलरामपुर में। डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़ाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया एक कार्यक्रम है जिसे केंद्र सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया था। डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड
कनेक्शन को बढ़ाना है। 1 जुलाई सन 2015 को शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सशक्त करने की शक्ति डिजिटल इंडिया योजना का आदर्श वाक्य है। सशक्त करने की शक्ति डिजिटल इंडिया योजना के उद्देश्य साइबर स्पेस को सुरक्षित और सुरक्षित बनाना, रूपांतरित डिजिटल सेवा के माध्यम से व्यवसाय करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता का सार्वभौमिक नकदी रहित डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, भारत में निर्माण और दुनिया भर के उत्पादों को बेचना मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके गरीब लोगों का विकास दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का उद्देश्य है। 1 जुलाई सन 2015 को डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री ने क्या सशक्त करने की शक्ति डिजिटल इंडिया योजना का आदर्श वाक्य सशक्त करने की शक्ति 1 जुलाई सन 2015। ग्रामीण क्षेत्रों में किसके द्वारा विद्युतीकरण को बेहतर और सस्ती दरों पर किया जा सकता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक असीमित शक्ति संसाधन है। इसे दुनिया में कहीं भी लगाया जा सकता है। यूरोपीय देशों की तुलना में उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा का विशाल क्षेत्र है। अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल है। थोड़े समय और कम लोगों की मदद से इसे स्थापित किया जा सकता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग द्वारा सामना की जाने वाली निम्नलिखित कौन सी समस्याएं हैं? उपरोक्त सभी अनुचित कार्य, जागरूकता की कमी, असमानता, भूमि वितरण। कमजोर वर्ग द्वारा समानता की जाने वाली समस्या, जमीनों की गैर उपलब्धता, जाति व्यवस्था उत्पीड़न, जाति अस्पृश्यता अभी भी कुछ स्तर पर विद्यमान, अनुचित कार्य, शैक्षिक सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, सामाजिक समस्या, असमान भूमि वितरण, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी। ग्रीन हाउस के अंतर्गत सब्जियां उगाने को कहा जाता है। वेजिटेबल फोर्सिंग। ग्रीन हाउस का आश्रय संरचना है जिसे पारदर्शी सामग्री से ढका जाता है। इसमें फसलों को नियंत्रित पर्यावरण परिस्थितियों में उगाया जाता है। ग्रीन हाउस का मुख्य उद्देश्य अनुकूल बढ़ती परिस्थितियों को प्रदान करना और प्रतिकूल मौसम और विभिन्न कीटों से फसलों की रक्षा करना है। ग्रीन हाउस के तहत सब्जियां उगाने को वेजिटेबल फोर्सिंग के रूप में जाना जाता है। एक फ्लोटिंग गार्डन जलीय खरपतवारों का उपयोग करके बनाया गया है जिसके आधार पर सब्जियों को आधार बनाया जा सकता है जिस पर सब्जियां उगाई जा सकती है। फ्लोटिंग गार्डन। ट्रक ग्रेडिंग। यह व्यापक तरीकों से नियोजन द्वारा दूर के बाजारों के लिए अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में विशेष सब्जी फसलों को उगाने की विधि है। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवासीय घर में सब्जी की फसलों को उगाना किचन गार्डनिंग के रूप में जाना जाता है। इनमें से किस योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में नहीं हुआ है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत तत्कालीन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP DDUGJY दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआती तत्कालीन एकीकृत ग्रामीण विकास मंत्रालय और संबद्ध योजना की समीक्षा और पुनर्गठन के बाद की गई थी। IRDP जैसे ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण ट्राइसेम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास DWCRA, बिलियन वेल्स स्कीम MWS, ग्रामीण कारीगरों के लिए बेहतर टूलकिट की आपूर्ति SITRA और गंगा कल्याण योजना शामिल है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ट्राइसेम, DWCRA, MWS, सिट्रा। ट्राइसेम मतलब स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण हो गया, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास हो गया।
और मिलियन वेल्स स्कीम हो गया, ग्रामीण कारीगरों के लिए बेहतर टूल किट हो गया, गंगा कल्याण योजना, ये सब किसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में आएंगे। SGSY को 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। स्वर्ण स्वर्ण जयंती है, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया। SGSY 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया, वर्तमान में लागू करने वाला एकमात्र स्वरोजगार कार्यक्रम है। SGSY का उद्देश्य बैंक ऋण, सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आय सृजन करने वाले परिसंपत्तियां प्रदान करके गरीबी रेखा से ऊपर स्वरोजगारियों को लाना। इस योजना को केंद्र और राज्यों के बीच 75 और 25 लागत पर साझा किया जा रहा है। स्थापना के बाद से और अप्रैल सन 2004 तक 6,734 करोड़ रुपए का कुल आवंटन केंद्र और राज्यों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। 4,980 करोड़ रुपए अप्रैल सन 2004 तक उपयोग किए गए हैं और इससे 45.60 लाख स्वरोजगारियों को लाभ हुआ है। भारत का ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में फिर से डिजाइन करने का प्रस्ताव दिया गया है। NRLM, इरिडा, ट्राइसेम और डिडो। दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना का में आएगा ट्राइसेम आ गया, DWCRA आएगा और MWS आएगा। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल सन 2099 को शुरू किया गया, वर्तमान लागू होने एकमात्र स्वरोजगार योजना है। 75-25 का इसमें है योगदान। संत कबीर नगर और संत रविदास नगर भारत के किस राज्य में शामिल है? उत्तर प्रदेश में भैया। संत कबीर नगर 5 सितंबर 1997 को बनाया गया था। यह जिला संत कबीर नगर दास की गतिविधियों से जुड़ा है, जिसे संत कबीर नगर नाम दिया गया। संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में से एक है। खलीलाबाद शहर में संत कबीर नगर जिला का मुख्यालय है। संत कबीर नगर जिला बस्ती संभाग का एक हिस्सा है। संत रविदास नगर को कालीन शहर के नाम से, कालीन के शहर के संत रविदास नगर को नाम से भी जानते, क्योंकि दक्षिण एशिया में सबसे बड़े हाथ से बुनी जाने वाली कालीन बुनाई उद्योग का स्थान है। मायावती सरकार ने इस जिले का नाम भदोही से बदलकर संत रविदास नाम नगर कर दिया, SRN कर दिया। अखिलेश यादव सरकार ने 6 दिसंबर सन 2004 भदोही का नाम वापस बदलने का संकल्प लिया। कृषि उपज बाजार समिति को PMMC, कृषि उपज बाजार अधिनियम PMC के तहत विनियमित और प्रबंधित किया जाता है। इसे निम्नलिखित किस संगठन द्वारा अधिनियमित किया गया है? राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम सन 2003 के तहत कृषि बाजारों को विनियमित और प्रतिबंधित किया गया। केंद्र सरकार उपज बाजारों को विनियमित और विकसित करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। कृषि उत्पाद और पशुधन बाजार समिति APMC की स्थापना 1965 में की गई थी। कृषि उत्पाद और पशुधन बाजार समिति कृषि वस्तुओं की बिक्री और खरीद विशिष्ट बाजार क्षेत्र की जाती है, जिसे PMC या विनियमित बाजार कहा जाता है। कमीशन एजेंटों द्वारा ली जाने वाली फसल को खरीदने के लिए उत्पादक
विक्रेता या व्यापारी बाजार शुल्क की एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। यह शुल्क अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। इस पीएमसी से राज्य सरकारों द्वारा एक निश्चित राशि का कर एकत्रित होता है। किसान उत्पादन व्यापार वाणिज्य अधिनियम सन 2020 निजी पीएमसी शुरू की जाएगी जिन पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। अतिरिक्त जानकारी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक है जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर संचालित है। 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। प्रथमा बैंक भारत का पहला आरआरबी है जो सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित है जिसका मुख्यालय मुरादाबाद में है। आरआरबी की स्थापना नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर की गई थी। आरआरबी का स्वामित्व 3 संस्थाओं केंद्र सरकार प्रायोजित बैंक राज्य सरकार के पास 50%, 35% और 15% की हिस्सेदारी है। एएम खुसरो समिति ने प्रायोजक बैंकों के साथ आरआरबी के विलय का सुझाव दिया है। एमसी भंडारी की समिति ने आरआरबी के पुनर्गठन का सुझाव दिया। ग्रामीण भारत में बैंकिंग प्रणाली की पहुंच बढ़ाने के लिए आरआरबी की अवधारणा की परिकल्पना की गई है। नाबार्ड के बारे में। राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुख्यालय मुंबई बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया। जनवरी 2021 तक। 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिताला। इसने कृषि ऋण विभाग, ग्रामीण योजना और क्रेडिट सेल और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की जगह ली है। कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमरी। निर्वाचन क्षेत्र मुरैना मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस जिले में वन के तहत सबसे कम क्षेत्रफल है? भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र है। भदोही में जंगल के नीचे 3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। भदोही के सबसे बड़ा हाथ से बुना हुआ कालीन बुनाई उद्योग का घर है। उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले का वन क्षेत्र सबसे अधिक है। सोनभद्र में 2544 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है। वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले सोनभद्र, खीरी, मिर्जापुर, पीलीभीत। सन 2022 के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत भर में सब्जियों के अनुमानित उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला। 2 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर ढकेलती हुई सब्जियों के प्रमुख उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को पुनर्प्राप्त कर लिया है। दोनों के बीच का अंतर अब 1 मिलियन टन से अधिक है। उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन सन 2021-22 फसल वर्ष में 29.58 मिलियन टन होने की उम्मीद है। 2021 से 29.16 मिलियन टन से कम, जबकि पश्चिम बंगाल का उत्पादन घटकर 28.23 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश प्रमुख फल उत्पादक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यूपी भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में उत्पादित प्रमुख खाद्यान्न है चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, दाल, चना, मटर। बीज के अधिक उपज देने वाली किस्मों, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और सिंचाई के बढ़ते उपयोग के कारण 1950 के दशक में यहाँ खाद्यान्न का सबसे आम उत्पादक रहा। 1819 के दौरान यूपी सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक भी था, जो अब पश्चिम बंगाल से आगे निकल गया है। निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार है? सघन निर्वाह कृषि प्रकार नहीं है, व्यावसायिक कृषि का प्रकार है। दूध उत्पादन, अनाज की कृषि, पशुपालन है। गहन कृषि किसानों की भूमि की प्रकृति, जलवायु संबंधी विशेषताओं, उपलब्ध सिंचाइयों के सुविधाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की निर्वाह खेती संपूर्ण उत्पादन केवल उपभोग के लिए किया जाता है। बाजारों को बेचने के लिए कोई विशेष नहीं होता है। इस तरह की खेती छोटी और सीमांत किसानों द्वारा खंडित भूमि पर की जाती है। इसमें आमतौर पर खाद्य फसलें शामिल है और खेती के तरीके आमतौर पर पुरातन होते हैं, इसलिए इसे चार सही नहीं है।
व्यावसायिक कृषि निर्वाह खेती के विपरीत होता है। इसका उद्देश्य बाजार में उपज को बेचना होता है। वाणिज्यिक कृषि आधुनिक उपकरणों और तकनीकों और उच्च उपज वाले किस्मों के साथ की जाती है। दूध उत्पादन और अनाज की खेती और पशुपालन सभी व्यावसायिक खेती के प्रकार हैं जो वाणिज्य उद्योग के लिए की जाती है, इसलिए 1 और 2 3 सही है। व्यापक कृषि भूमि के बड़े भाग को की जाती है। बड़ा भूभाग बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम होता है, लेकिन भूमि की प्रति इकाई उत्पादन कम हो जाती है। व्यापक कृषि उन देशों में की जाती है जहाँ भूमि का आकार बड़ा होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर भारत में व्यापक खेती लगभग नहीं है। सघन कृषि का उद्देश्य भूमि के प्रति इकाई भाग से अधिकतम उत्पादन करना। यह भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि में सामान्य है। वृक्षारोपण कृषि एक ऐसी कृषि होती है जिसमें बिक्री के लिए एकल नकदी फसल उगाई जाती है। चाय, कॉफ़ी, रबर, केला, मसाले। मिश्रित कृषि फसलों के साथ साथ पशुओं के पालन पोषण को संदर्भित करता है। मिश्रित कृषि अन्य कृषि की तुलना में आर्थिक रूप से बेहतर है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा भारत सरकार द्वारा के बाद पहली बार घोषित की गई थी। हरित क्रांति के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा की घोषणा की गई थी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की। MSP की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर की जाती है। MSP के लिए सिफारिशें तैयार करने में CACP उत्पादन लागत, इनपुट आउटपुट, मूल्य समता, मांग आपूर्ति आदि जैसी कई चीज़ों पर विचार करता है। MSP एक प्रकार का बीमा है जो सरकार किसानों को फसल के बम्पर उत्पादन और कीमतों में गिरावट के मामलों में प्रदान करती है। अत्यधिक आपूर्ति के कारण यदि फसल की कीमत गंभीर रूप से गिर जाती है तो सरकार किसानों से MSP पर फसल खरीदने के लिए बाध्य है। गन्ने के मूल्य निर्धारण को गन्ना आदेश 1997 के तहत नियंत्रित किया जाता है। गन्ने के मूल्य निर्धारण को गन्ना आदेश नियंत्रित किया, जिसके लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP प्रदान किया गया है। वर्तमान में MSP 14 खरीफ फसलों और 6 रबी फसलों और 2 अन्य वाणिज्य फसलों के लिए प्रदान की जाती है, जबकि FRP गन्ने के लिए प्रदान की जाती है। हरित क्रांति एक ऐसा दौर के रूप में जाना जाता है। आधुनिक तरीकों और तकनीकों को अपनाने के कारण भारतीय कृषि और औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई है। भारतीय कृषि ने पुराने और मानवीय तरीकों से नए, नवीन और तकनीकी तरीकों में एक बदलाव किया है। इसमें उच्च उपज देने वाली किस्म HYV के बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई की सुविधा, कीटनाशक, उर्वरक आदि उत्पादों का उपयोग शामिल था, जिनका या तो बहुत सीमित पैमाने पर उपयोग या उपभोग नहीं किया जाता। भारतीय हरित क्रांति MS स्वामीनाथन के दिमागबज थी। भारतीय हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी। की गई बड़ी और वैश्विक हरित क्रांति का एक हिस्सा थी। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग 1970 में दुनिया भर में भूखमरी से मरने से 1 मिलियन से अधिक लोगों को बचाने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। क्रांति उद्देश्य सुनहरी क्रांति, समर बागवानी, शहद, फल इत्यादि से संबंधित। नीली क्रांति, मछली उत्पादन से संबंधित। ग्रे क्रांति, उर्वरकों से संबंधित। श्वेत क्रांति, डेयरी दूध उत्पादन से संबंधित। पीली क्रांति, तेल बीज उत्पादन से संबंधित। गुलाबी क्रांति, मांस उत्पादन से संबंधित। काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित। अक्टूबर सन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू की थी? भारत योजना PMASBY शुरू की थी। उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर सन 2021 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना PMASBY
WPSBY की शुरुआत की थी। वे राज्य में 9 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन करेंगे। यह योजना देश भर में स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। PMASBY का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना, विशेष रूप से शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल में महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरना है। एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के माध्यम से देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सभी जिलों में एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। PMASBY के तहत एक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान, WHO दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैविक सुरक्षा स्तर, 3 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। PMASY का लक्ष्य ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है। उत्तर प्रदेश में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी का क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? गेहूँ। उत्तर पश्चिम गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन का काली मिट्टी गेहूं के उत्पादन में महत्वपूर्ण है। गेहूं यह समशीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसकी खेती के लिए आदर्श तापमान 15 से 20 डिग्री है। वर्षा की मात्रा 25 से 75 चाहिए। गेहूं के लिए आदर्श मिट्टी अच्छी तरह से सूखी और दोमट मिट्टी है। उत्पादन क्षेत्र उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन में काली का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करने वाला गेहूं उत्तर प्रदेश। चावल यह गर्म आर्द्र जलवायु की फसल है। इसकी खेती के लिए आदर्श तापमान 20 से 35 डिग्री, वर्षा की मात्रा 100 चाहिए। डेल्टा और घाटी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। उत्पादन क्षेत्र पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा चावल उगता है। बाजरा यह गर्म शुष्क जलवायु की फसल है। वर्षा 45 सेंटीमीटर, आदर्श तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। आदर्श मिट्टी रेतीली मिट्टी, पथरीली काली मिट्टी। राजस्थान सबसे नंबर पर बाजरा उगाने में। रागी यह शुष्क क्षेत्रों की फसल है। आदर्श मिट्टी लाल, काली, रेतीली, दोमट, उथली काली मिट्टी। रागी सबसे ज़्यादा कर्नाटक उगाता है। राज्य में कौन सा शहर राज्य का कौन सा शहर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में ज़्यादातर परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगे हैं। यह भारत के कांच धमन उद्योग का केंद्र है। कांच धमन उद्योग का केंद्र है। बरेली मुख्य रूप से फर्नीचर, माचिस की डिब्बी, फर्श के कपड़े, बेत की छड़ें, कालीन निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ इत्र और सुगंधित तेल, मसाल, दवा, नल, पाइप निर्माण के लिए सबसे प्रसिद्ध है। आगरा में बिस्कुट और आयरन बेट बनाए जाते हैं। निम्न में कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? कपास खरीफ की फसल है। इसमें परिपक्व होने के लिए 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है। कपास एक पानी वाली फसल है। सिंचाई के लिए लगभग 6% पानी का उपयोग इसकी खेती के लिए किया जाता है। यह देश के प्रमुख हिस्सों में बोई जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से। मार्च मई से सिंचित फसल की कटाई की जाती है और मानसून के शुरू होने के साथ जून जुलाई में बारिश में फसल बोई जाती है। खरीफ ऋतु खरीफ फसलों को मानसून फसलों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है। ये फसल बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सरपत, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ की फसलें हैं। जायद ऋतु यह
खरीफ और रबी मौसम के बीच का एक छोटा मौसम है। इसमें मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जैद फसलों के रूप में जाना जाता है। कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि सभी जायद फसलें हैं। रबी ऋतु, ये वे फसलें हैं जो मानसून के मौसम के अंत में सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। इन फसलों को सर्दियों की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। गेहूँ, सरसों, मटर, दलहन, जौ आदि सभी रबी की फसलें हैं। कौन सा कथन उत्तर प्रदेश में सिंचाई के बारे में सत्य है? देखिए, नलकूप द्वारा प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। नलकूप के माध्यम से सिंचाई 1930 से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर शाहजहां द्वारा बनाई गई पूर्वी यमुना नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा 71.5% सिंचाई की जाती है। 71.5% सिंचाई की जाती है। नलकूप उत्तर प्रदेश सिंचाई का मुख्य स्रोत है। नलकूप के माध्यम से सिंचाई 1930 से शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नहर शाहजहां द्वारा बनाई गई पूर्वी यमुना नहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा। भारत विश्व में भूमि क्षेत्र की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में कुल 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। जनगणना सन 2011 के उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि मामले में चौथे स्थान पर, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या 19,98,12,341 के मामले साथ पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर ही है। क्षेत्रवार स्थिति। राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या वार, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई? 73वां 74वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायती राज संस्था का गठन 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए किया गया था। इसे देश के ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया था। दिसंबर 1992 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन पारित किए गए। अधिनियमों को लागू होते ही 24 अप्रैल 1993 को संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 लागू हो गया। 24 अप्रैल 1993 को अनुच्छेद 243 से 243 ओ 1 जून 1993 को संविधान अधिनियम 1992 74वां संशोधन पास हो गया। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी 73वें और 74वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए। भाग 9 पंचायतें, भाग 9A नगर पालिकाएं। अनुच्छेद 40 में ग्राम स्तर पर पंचायत आयोजित करने, स्वशासन प्राप्त करने के बारे में प्रावधान है। मूल लोकतांत्रिक इकाई ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत PRI की त्रिस्तरीय प्रणाली। पंचायत राज्य PRI पंचायत राज्य ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। PRI से संबंधित समितियां बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, हनुमंत राव समिति 1983, GVK राव समिति 1985, LMS सिंघवी समिति 1986, केंद्र राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग 1983, PK थुंगन समिति 1989 और हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990। कालानुक्रम क्रम में समिति को याद करने की ट्रिक। BA हो गया लेकिन सरकार PK खरा है। BA हो गया लेकिन सरकार PK खरा है। BA B से बलवंत राय मेहता 1957, 1977 अशोक मेहता हो गया। हनुमंत राव समिति 1983 गया
हो गया, लेकिन सरकार GV.K. राव, LM सिंघवी समिति 85-86, केंद्र राज्य संबंध सरकारी आयोग 1983, पीके थुंगन समिति 1989 और हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज व्यवस्था पहला राज्य है? राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 9 में वर्णित है। राजस्थान पहला राज्य है जहां पर व्यवस्था पहली बार 1959 में नागौर जिले में लागू की गई। बाद में यह पहला राज्य बन गया जिसने इस व्यवस्था को राज्य के सभी जिलों में रखा। 73वें संविधान संशोधन 1992 भारत में इस व्यवस्था से जुड़ा है। वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ग्राम पंचायत। तीसरे राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ग्राम पंचायतों, पंचायत यूनियनों, जिला पंचायतों को क्रमशः 60-32-8 के अनुपात में विचलन अनुदान वितरित किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपए का न्यूनतम अनुदान बराबरी के उपाय के रूप में प्रदान किया जाएगा। शेष राशि जनसंख्या के आधार पर वितरित की जाएगी। सन 2011 के आबादी के आधार पर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय को प्रत्येक स्तर के भीतर विचलित अनुदान वितरित किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत को राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद सरकार के निर्देशानुसार शुल्क जमा कर सकते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद क्रमशः ग्राम पंचायत के नाम पर ग्राम पंचायत निधि और पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम पर पंचायत समिति निधि के रूप में गठित करते हैं। जमा खातों के अपना धन जमा करते हैं। निरुपति साझा राजस्व एक है जो राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है लेकिन स्थानीय निकायों के साथ को हस्तांतरित साझा किया जाता है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को निर्देशित साझा राजस्व के प्रमुख स्रोत स्थानीय उपकर, अधिभार, स्टंप शुल्क पर सरचार्ज, मनोरंजन कर, अतिरिक्त शुल्क, खानों और खनिजों की लीज राशि और सामाजिक वन वृक्षारोपण की बिक्री है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र से राज्यों को वित्तीय संसाधनों को हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में बनाया जाता है। आयोग उन सिद्धांतों को तय करता है जिन पर राज्यों का अनुदान दिया जाता है। 15वें वित्त आयोग 27 नवंबर सन 2017 को किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन श्री N.K. सिंह इसके प्रमुख थे। राज्य वित्त भारत सरकार उपराज्य स्तरीय राजकोषीय संबंधों को तर्कसंगत बनाने व्यवस्थित करने के लिए 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा बनाई गई संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 243 आई में राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग गठन करने के लिए कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 2443 वाई में कहा गया है कि अनुच्छेद 243 आई के तहत वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को भी समीक्षा करेगा और राज्यपाल की सिफारिशें देगा। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था सभी मध्यवर्तियों की समाप्ति, काश्तकारी सुविधा, भूमि जोत पर अधिकतम सीमा अधिरोपण, उपरोक्त सभी। भूमि सुधार के तहत भारत में भूमि के स्वामित्व और विनियमन में सुधार के प्रयासों से है। सरकार द्वारा भूमि धारक में भूमिहीन लोगों की कृषि या विशेष उद्देश्य के लिए पुनर्वितरित भूमि सुधार के रूप में जाना जाता है। भारत में भूमि सुधार नीति को 2 विशिष्ट उद्देश्य हैं।
कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए अतीत से विरासत में मिली कृषि संरचना से उत्पन्न होता है। दूसरा उद्देश्य जो पहले से निकटता से जुड़ा हुआ है, कृषि प्रणाली में शोषण और सामाजिक अन्याय के सभी तत्वों को खत्म करना, मृदा जोतने वालों के लिए सुरक्षा प्रदान करना और मृदा के सभी वर्गों के ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करना। सुधारों की 6 मुख्य श्रेणियाँ हैं। मध्यवर्तियों की समाप्ति, किराएदारी विनियमन, भूमि जोत पर अधिकतम सीमा, अलग अलग भूमि जोतों को मजबूत करने का प्रयास, सहकारी संयुक्त खेती को प्रोत्साहन, किराएदारी का निपटान और विनियमन। भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 भी भूमि सुधार से संबंधित है और मामलों में सम्मिलित मुद्दों से संबंधित, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, जमींदारी, भूमि का अधिग्रहण, व्यापार का राज्य एकाधिकार आदि शामिल है। इसने भूमि सुधारों इसमें शामिल अन्य कानूनों को अन्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा है। अनुच्छेद 31 के बाद 31A, 31B भारतीय संविधान जोड़े गए। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को निम्नलिखित में किस अनुसूची में शामिल किया गया? 9वीं अनुसूची में। उत्तर में जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए थे। अधिनियम के लिए नियमित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया था। निहित होने की तिथि से सभी बिचौलियों के सभी शीर्षक अधिकार और हितों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन एक बिचौलिया जिसने अपनी जमीन को बटाईदार और सौजोत के रूप में खेती की, उसे जमीन का स्वामित्व दिया गया। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम ने न तो फिर से शुरू करने का अधिकार दिया, न ही यह उस क्षेत्र का सीमांकन प्रदान करता है जिसे एक जमींदार व्यक्तिगत खेती के लिए उपयोग कर सकता है। इसलिए भूमि को सभी कब्जाधारियों और जमींदारों और सुरक्षित या असुरक्षित किराएदारों को उस भूमि पर कब्जा जारी रखना था जिस पर वे सुधार लागू होने के समय खेती कर रहे थे। अधिनियम को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग में अध्याय 1 से 6, दूसरे भाग में 6 से 12। अधिनियम में 7 अनुसूचियाँ और 344 धाराएं हैं। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य नियमों की एक सूची और जिसे न्यायालयों ने चुनौती नहीं दी जा सकती, इसे संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। पहले संशोधन में अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए। विभिन्न वर्षों में बाद के संशोधनों ने सुरक्षित कानूनों की संख्या को वर्तमान में 284 तक ले लिया है। नए अनुच्छेद 31B द्वारा बनाया गया था, जिसमें सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के अनुच्छेद 31A के साथ लगाया गया था, जबकि अनुच्छेद 31A कानूनों के वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 31B विशिष्ट कानूनों तथा अधिनियमों को संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि भूमि के मुद्दों से संबंधित है। सूची में 5वीं अनुसूची आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान सहित प्रायद्वीपीय भारत के भीतर 10 आदिवासी अल्पसंख्यक राज्यों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों को निर्देशित करता है। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वी राज्यों में ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों को निर्देशित करती है जिसमें मेघालय और मिजोरम आदिवासी बहुल राज्य हैं। 11वीं अनुसूची में शामिल मध्य कृषि विस्तार सहित कृषि, भूमि सुधारों कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल संरक्षण, जल संवहन, विकास, पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन, मछली पालन और सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी है।